हाल ही में ही ऐसा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जहां पर गिफ्ट डीड और विल के बीच में जो अंतर है इसको सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दे रहे हैं। संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए क्या गिफ्ट डीड बना देते हो आप, या फिर विल लिख देते हो, या फिर सेल डीड बना देते हो। लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है जो गिफ्ट डीड या फिर विल आप बना करके जा रहे हो वही आपके बच्चों के लिए एक फांसी का फंदा बन जाता है। वो लोग 40 साल तक कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना जिंदगी एकदम तबाह कर बैठते हैं। तो ऐसा कुछ गलती जो आम जनता को नहीं करना है, कोर्ट के जजमेंट से सबक लीजिए और अपने लाइफ पर ये गलती मत कीजिए। तो केस का नाम है एनपी शशिधरन वर्सेस एनपी पुन्नम्मा। केस चल रहा था एक भाई और एक बहन के बीच में। पिता 1985 में एक गिफ्ट डीड बनाता है बेटी के फेवर में, जहां पर यह लिखा जाता है मैं ये संपत्ति मेरी बेटी को हस्तांतर कर रहा हूं, और इस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड भी कर लिया जाता है 1985 को। तो गिफ्ट डीड किनके बीच हुआ? फादर के बीच और बेटी के बीच। यहीं पर उस गिफ्ट डीड में कुछ शर्त भी बताया जाता है। कंडीशन नंबर 1, माता और पिता होल लाइफ इस संपत्ति में रहेंगे, कब्जा माता पिता के पास रहेगा। नंबर 2, आमदनी अगर कोई उस संपत्ति आता है, कोई इनकम वगैरह, तो माता पिता को ही मिलेगा। नंबर 3, उस संपत्ति का कुछ हिस्से को आगे चल करके मॉर्गेज भी वो लोग कर सकते हैं। चौथी पॉइंट पर यह बताया गया रजिस्टर्ड होने के अगले दिन से ही वो गिफ्ट डीड लागू हो जाएगा। तो हो गया कंडीशनल गिफ्ट डीड के थ्रू संपत्ति का हस्तांतर। यहीं पर 8 साल बीत जाता है। हो सकता है फैमिली मेंबर्स के रिश्तों में खटास आ गया है, इसके चलते पिता सोचने लगे कि चलो गिफ्ट डीड को अब खारिज कर देते हैं। वो गिफ्ट डीड को खारिज करने के लिए एक कैंसलेशन डीड बनाता है। कैंसलेशन डीड को भी आगे चल करके रजिस्टर्ड कर लिया जाता है क्योंकि गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड था। अभी यहीं पर फादर एक तरफा इसको कैंसिल कर दिया, बेटी को कुछ बताया भी नहीं, बेटी को कुछ मालूम नहीं है इस चीज के बारे में। और यहीं पर कैंसिल करने के बाद गिफ्ट डीड को पिताजी अपने बेटा को सेल डीड बना करके वो संपत्ति को बेच देता है। यानी कि कुछ पैसों का लेन देन आपस में हुआ और इसके चलते सेल डीड बना और पिता वही संपत्ति का सेल डीड बना करके पुत्र को बेच दिया। और यहीं पर मेरे दोस्त जरा गौर से सुनिए, जब उस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा रहा था, कैंसिल करने का ग्राउंड में ये बताया गया नंबर 1, ये दस्तावेज कभी एक गिफ्ट डीड था ही नहीं, ये तो एक विल था, यानी कि ये वसीयत था। नंबर 2, लड़की के द्वारा इस गिफ्ट डीड को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था, उसके द्वारा इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ये हुआ 1993 में। एक साल बाद 1994 को यहीं पर आगे चल करके लड़की आ करके अपने भाई के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दाखिल कर देती है। गिफ्ट डीड को कैंसिल कैसे हो गया, मुझे तो इस कैंसिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसको लेकर के केस दाखिल कर देती है। फिर कहा जाता है कि ये जो सेल डीड है ये इलीगल है, इसका वैलिडिटी के ऊपर मैं सवाल उठाती हूँ। बोलो, अब ये 2 बच्चे कोर्ट केस में अपना जिंदगी बिताएंगे 40 साल। तो यहीं पर डिसीजन में सिविल कोर्ट कह देता है, गिफ्ट डीड पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विल के रूप में कंडीशन दिया गया था, तो इसके चलते गिफ्ट डीड को कैंसिल करके फादर सही किया है। और यहीं पर मैटर जाता है फर्स्ट अपील में एडिशनल जज के पास। एडिशनल जज भी सेम बात ही कह देता है कि हाँ, ये जो शर्त वगैरह है ये विल के जैसा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था माता पिता के पूरे जीवन काल के बाद ये संपत्ति का कब्जा मिलेगा बेटी को। तो फादर का गिफ्ट डीड को कैंसिल करना भी सही था और नया सेल डीड बनाना भी सही था। यहीं पर मैटर चला जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। लड़की वहां पर जा करके कुछ ग्राउंड के बारे में बताती है। सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने समझा कि लोअर कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन है ना, उनका रीजनिंग सही नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ पर सेल डीड इलीगल है। फादर के पास कोई भी अधिकार था ही नहीं गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का, क्योंकि उसमें लिखा गया था डीड रजिस्टर्ड होने के अगले दिन से ही लागू हो जाएगा, यानी कि बेटी के पास ओनरशिप चला जाएगा। तो उस संपत्ति का गिफ्ट डीड बनते ही ओनर कौन बन गया? लड़की बन गया।
तो पिता तो अथॉरिटी खो चुके हैं गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का। इसके चलते गिफ्ट डीड को कैंसिल करना सही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था लड़की के द्वारा, यानी लड़की गिफ्ट को स्वीकार नहीं की थी, वो इसका मालिक नहीं है। कोर्ट ने कहा जब उस डीड को रजिस्टर्ड ऑफिस में लेके गए थे रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तब वहां पर लड़की अंगूठा दी थी, सिग्नेचर की थी। तो सिग्नेचर या फिर अंगूठा से यह प्रमाण हो जाता है कि लड़की इस डीड को एक्सेप्ट की थी। अभी बात उठाया गया कब्जा तो लड़की के पास था ही नहीं, तो किस तरीके से माना जा सकता है कि वो इस घर का मालिक है? तो कब्जा नहीं है, मालिक है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर कहा गया गिफ्ट में मौजूद शर्त के अनुसार उनके जीवन काल के बाद ही कब्जा मिलना था, तो ऐसा ही हो रहा है। और यहीं पर फाइनली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से एक तरफा गिफ्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। कैंसिल करने के लिए बेटी को भी पूछना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई शर्त भी गिफ्ट डीड में मौजूद नहीं था कि इस डीड को इन फ्यूचर खारिज किया जा सकता है। तो कोई भी गिफ्ट डीड को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता है। यहीं पर फाइनल ऑर्डर की बारी। लोअर कोर्ट से दोनों जो ऑर्डर पास की गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिलेशन डीड को भी रद्द कर दिया गया और सेल डीड को भी कैंसिल कर दिया गया। कब्जा लड़की को सौंप दिया जाता है। और यहीं पर मेरे दोस्त, बेटा तो अपने आप को मालिक समझ रहा था। बेटा मैटर को लेकर के चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिटेल में सारे दस्तावेज को देखे और फाइनल जजमेंट पर कहे 24 मार्च 2025 को लड़की मालिक उस दिन से बन गया था जिस दिन गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हुई थी, उसके अगले दिन से। तो फादर यहाँ पर ओनरशिप खो बैठते हैं। मालिकाना हक खो बैठने के बाद जो जो काम करे वो सब कुछ इलीगल है, यानी कि गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन डीड, सेल डीड करके बेटा को बेच देने का ये जो काम वो करे, ये सब चीज इलीगल हो जाता है। दैट्स वाई सेल डीड भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सो क्या समझ में आया आपको? कमेंट सेक्शन में लिखिए और सतर्क हो जाइए, ऐसी गलती मत कीजिए। तो यहीं पर मेरे दोस्त कंक्लूजन, निष्कर्ष में आपके लिए 2 पॉइंट्स। रजिस्टर्ड होते ही ओनरशिप लड़की के पास चला गया। अब जब पिता ओनर रहे ही नहीं तो वो किस प्रकार से गिफ्ट डीड को खारिज कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, गिफ्ट को तभी कैंसिल किया जा सकता है जब उसमें कोई शर्त मौजूद है कैंसिल कर देने का फ्यूचर में। अगर कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो उसे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता है। और शर्त तो यही था कि वो जीवन भर के लिए इस संपत्ति में कब्जा बनाए रखेंगे। और तो और गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करने के लिए जब रजिस्ट्रार के पास लड़की उस डीड में सिग्नेचर करती है और इससे ये प्रूव हो जाता है कि लड़की के द्वारा उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट भी किया गया था। फाइनली यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कहा, एक्सेप्टेंस के लिए फिजिकली ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कब्जा नहीं हुआ मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं है, बल्कि कब्जा नहीं भी है तब भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा डॉक्यूमेंट्स के जरिए। और हम लोग इसी सिंपल और सरल लैंग्वेज में कानूनी जागरूकता आम जनता तक पहुंचाते हैं ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसका बेनिफिट सबको मिले और वो गलती करने से बचे ताकि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस लेकर के।